नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सिर्फ दो बड़े झटके। एक जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें आई कांग्रेस की। 90 के सदन में 32 पर लड़ रही थी, मात्र 6 सीटों पर सिमट गई और 26 सीटों पर चुनाव हार गई। हरियाणा में जहां सबने नए नए कपड़े, लकदक वाले कपड़े पहन लिए थे, शपथ ग्रहण की तैयारियां कर ली थी, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे एश्योरेंसेस दे दिए थे, बिल्डर्स से लेकर के पता नहीं किस किस को, कि सरकार तो अपनी ही आ रही है, कोई रोक ही नहीं सकता है। और ये भी तय कर लिया था कि साहब सीएम कौन बनेगा, और बाकी लोगों को इसकी भनक मिल गई थी तो वो बगावत के मूड में आ गए थे। वहां तो और भी बुरा हाल हुआ। 37 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो ये जोर का झटका धीरे से लगा है कांग्रेस को, इसके बाद ऐसा लगता है कि दिमाग ठिकाने पर आ चुके हैं। ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से हवा भर कर के जिस तरीके के तेवर दिखा रहे थे राहुल गांधी, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी, और वो जो लाल डायरी लेकर के घूम रहे थे कि ये संविधान की डायरी है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। शुरू-शुरू में तो उनको लग रहा था कि ये तो कोई दिव्य शक्ति मिल गई है कि जिसको मैं दिखाऊँगा, शो करूँगा मतदाताओं के सामने, और अलादीन के चिराग की तरह कहीं से फूट करके जो है परिणाम निकल आएँगे, और कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरीके से जीवित हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का जैसे सफाया हो जाएगा। लेकिन इन 2 राज्यों के नतीजों ने उनको पूरी तरीके से ज़मीन पर ला दिया है। ज़मीन पर तो वैसे लोकसभा चुनाव में भी मतदाताओं ने ला दिया था, लेकिन बहुत चालाकी के साथ राहुल गांधी और उनकी जो कोटरी थी, वो कुछ ऐसा शो कर रही थी कि जैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। वरना मुझे आप ये बताइए कि किसी नेता के नेतृत्व में कोई पार्टी अगर लगातार तीसरा चुनाव हारी हो लोकसभा का, उसके बाद तो कार्यकर्ताओं और पार्टी के बाकी नेताओं को, ऐसे नेता को हटा करके फेंक देना चाहिए दूर, कि ये तो पार्टी का कबाड़ा कर रहा है। लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे राहुल गांधी में वो सारे गुण हैं, सारे करिश्माई नेतृत्व हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत की राह पर ला करके डाल दिया है। वस्तु स्थिति ये है कि तीसरी बार भी देश की जनता ने उन्हें और उनकी पार्टी को बुरी तरह रिजेक्ट किया है। 100 सीट भी नहीं आ पाई। इसके बावजूद माहौल तो कुछ ऐसा ही बनाया जा रहा था, देश के बाहर भी और देश के भीतर भी, कि जैसे जीते तो ये हैं और हारे तो नरेंद्र मोदी हैं। बहरहाल इन 2 राज्यों ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में भी कौन हारा था और इन 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कौन हारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में इनके नखरे उठाने से इनकार कर दिया। ये लोग वहां 2 कैबिनेट मंत्री के पद मांग रहे थे। ये विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे थे। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने इनको भाव ही नहीं दिया, क्योंकि कुछ निर्दलीय और कुछ जो छोटे दल थे, और इधर अरविंद केजरीवाल का भी बिल्ली के भागों छीका टूटने वाली स्थिति थी। एक एमएलए जीत करके आ गया तो इन्होंने भी उनको समर्थन दे दिया। तो ना उनको इनकी चिरोरी करनी पड़ी कांग्रेसियों की,
ना इनके सहयोग की ज़रूरत पड़ी। ये अलग बात है कि बाद में इन्होंने समर्थन का पत्र दे दिया, लेकिन कहा कि नहीं, हम सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं, बाहर से समर्थन देंगे। तो वही अंगूर खट्टे वाली मामला है। उन्होंने 2 कैबिनेट मंत्री और इस डिप्टी स्पीकर का पद देने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने कहा कि हम बाहर से ही समर्थन देंगे। तो ये तो इनकी हालत हो गई है इन 2 स्टेट में। जलेबी की बात कर रहे थे हरियाणा में, जैसे ही झटका लगा तो समझ में आ गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो चिढ़ा-चिढ़ा करके जलेबियाँ बाँटी और खाई, जम करके वीडियो वायरल किए। अब महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ है। महाराष्ट्र में नाना पटोले और कुछ दूसरे कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि हम तो 120 सीटों से नीचे लड़ेंगे ही नहीं और हमारी ही पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरह के दावे किए जा रहे थे। ये दावे क्यों किए जा रहे थे? क्योंकि उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि भई जिस तरीके से 2019 में आप लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरीके से अब इस चुनाव में भी मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने रख कर के चुनाव लड़ाए जाएँ और मेरा नाम घोषित किया जाए मुख्यमंत्री के तौर पर। इसके लिए ना कांग्रेस तैयार थी और ना ही शरद पवार तैयार थे। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये भुन-भुनाते रहे, टेरराइज़ करने की कोशिश करते रहे, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे, अल्टीमेटम देते रहे कि तब तक ये फैसला कर लिया जाए। लेकिन कांग्रेस अड़ी रही और जैसे ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे आए और कांग्रेस का नेतृत्व खामोश होकर के बैठ गया, यानी ज़मीन पर आ गया, उसके बाद फिर से शरद पवार ने भी प्रेशर बनाया, उद्धव ठाकरे ने भी प्रेशर बनाया और चूँकि कान ढलक चुके थे, ना तो ये कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में अब अड़ रहे हैं, ना झारखंड में अड़ रहे हैं और ना ही उत्तर प्रदेश में अड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने सहयोगी दलों के सामने सरेंडर कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं। अखिलेश यादव का तो एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है, उसका मतलब आप ज़रा समझ लीजिए कि क्या है। कहाँ तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो 2 सीटें छोड़ी थी अखिलेश यादव ने, एक गाज़ियाबाद वाली और एक खैर वाली, अलीगढ़ में जो है, और कहाँ अब कांग्रेस अपने प्रत्याशी ना खड़े करके, यानी कांग्रेस के सिंबल पर अपने प्रत्याशी खड़े ना करके अब समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर उनको लड़ाने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए क्या कह रहा है। इन्होंने लिखा है, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक-एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीढ़ियों का मान-सम्मान बचाने का चुनाव है, इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट ना बँटने पाए, एक भी वोट ना घटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भावना भरी ये एकता और एकजुटता आज नया इतिहास लिखेगी और कल भी।
वैसे एक घटना और हुई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मथुरा में जाकर के मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनकी मुलाकात को लेकर के तमाम तरह की अटकलें हैं, जैसी हमेशा ही होती हैं। और मीडिया में भी एक पार्ट तो ऐसा है कि जब जब योगी इस तरीके से संघ प्रमुख से मिलते हैं, तो वहाँ तो अजीब-अजीब तरह की बातें की जाने लगती हैं, कयास और अटकलें लगाई जाने लगती हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन माना ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो लाइन ली है लोकसभा चुनाव के बाद, जो उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। ये संघ प्रमुख को भी बहुत अपील किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील किया है। योगी के बाद योगी ने ये बात उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कही। इसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए वहां भी ये बात कही। वहां के मतदाताओं पर इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ा। उसके बाद ठाणे में, महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे तरीके से कही कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिलें सजाएंगे। और फिर संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुओं, एकजुट हो जाओ, एकता बहुत जरूरी है। और अगर एक नहीं होंगे तो दूसरे लोग आप पर आक्रमण करेंगे। यानी आपकी एकता में ही शक्ति है। और भी मुद्दों पर बात हुई होगी संघ प्रमुख से योगी आदित्यनाथ की। लेकिन ये मुलाकात, ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष के नेता नहीं देख रहे हैं या इसके बारे में नहीं सुन रहे हैं या ये अंदाजे नहीं लगा रहे हैं कि योगी और संघ प्रमुख की जो ये मुलाकात है, ये आगे चल करके कुछ गुल खिलाने जा रही है। हालांकि संघ प्रमुख का इन उपचुनाव से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मिले हों, कोऑर्डिनेशन ना हुआ हो या आगे की कोई रणनीति ही ना बनी हो, ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए भी अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों या दूसरे दल हों, उनकी समझ में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो डेंट लगा है, जो कमी रह गई है, कसर रह गई है, मतदाताओं में भी एक भाव पैदा हुआ है कि भाई हमसे गलती हो गई है, अब हमें इस गलती को सुधारना है। और ये जो 9 सीटों का उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें भी अगर जो 37 सीटें अकेले अखिलेश यादव जीत की पार्टी जीत गई और 6 कांग्रेस जीत गई, अगर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भी अपने आप को करेक्ट करने के बारे में सोच लिया, तो फिर भले ही कांग्रेस के प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर रहे हों, नतीजा कुछ और आएगा, जिसका दावा योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है अपने सहयोगियों के सामने। कहाँ तो कांग्रेस पार्टी 120 सीटों पर लड़ने की बात कर रही थी और कहाँ वो अब 85 सीट पर ही सहमत हो गई है। कल मोटे तौर पर यह सहमति बन गई कि सब तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगी। और जो बची हुई सीटें हैं, उनमें से जो 12 सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही है, कुछ सीपीआई सीपीएम मांग रही है, कुछ दूसरे छोटे दल मांग रहे हैं, उनको दी जाएंगी। और जो कुछ और सीटें बचेंगी, फिर वो ये तीनों दल आपस में बांट लेंगे। यानी तीनों ही दल 100 से भी कम सीटों पर लड़ेंगे, 100 सीटों से भी कम सीटों पर लड़ेंगे। तो दो झटकों ने ही कांग्रेस का ऐसा लगता है कि दिमाग ठिकाने पर ला दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें
ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।